थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे थे। इसका आज सेकंड क्लास है। इसमें हमने गैस लॉज डिस्कस कर लिए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर या गैल्यूसाइक लॉ, फिर परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। उनके ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये जान लीजिए। जो ग्राफ हैं वो पूछे जाएंगे, ग्राफ पर ही हर साल सवाल न्यूमेरिकल पूछे गए। अभी जो जल्दी जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी और पहले जो हुए थे उनमें भी, तो वो सब हम बता चुके हैं। अब मेन पार्ट जो है वो काइनेटिक थ्योरी है। काइनेटिक थ्योरी है क्या? मेन पार्ट यही है। गैस के प्रेशर को डिराइव करने के लिए, गैस के प्रेशर को, प्रेशर का फार्मूला डिराइव करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। उन्हीं एजम्पशंस को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। उसमें कई टॉपिक्स हैं। पहले तो जैसे इस कमरे में गैस है, विजिबल नहीं है, अनविजिबल है, बहुत से गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कैसा हम लोग अगर उसको देख पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं विंडो में कोई नैरो होल है और उससे लाइट आ रही हो अंदर, तो कुछ पार्टिकल की तरह गति करते हुए दिखाई देते हैं और देखने में पता चलता है कि अबाउट होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है। गैस बिल्कुल उसी तरह का है। वो डस्ट पार्टिकल होते हैं या किसी मेटल के पार्टिकल्स होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, सैंड का टुकड़ा हो सकता है। इस तरह के पार्ट्स जब रूम में होते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स नहीं हैं जो चमकीले कभी दिखाई देते हैं धूप पड़ने पर या जब थोड़ा सा प्रकाश आता है तब। उसी तरह के गैस मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो जो एजम्पशन लिया गया, पहला ये लिया गया है, कॉपी किताब मत पलटो, बंद करो उसको, किताब तो कभी लेके बैठा मत करो, कॉपी ही लो और जब लिखाया जाए तो उसको लिखो, उसको ध्यान दो क्या बताया जा रहा है। तो पहला एजम्पशन क्या लिया गया? गैस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल, स्फेरिकल, सिमिलर, न्यूट्रल एंड इलास्टिक। बहुत छोटे हैं, एक जैसे सभी मॉलिक्यूल होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जैसे गोला होता है, गोलाकार होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होगा, चार्जलेस होंगे। और जब उनमें कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं रहेगी। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा, उसमें जो मास होगा वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब कि उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना हो तो जिस कंटेनर में गैस होगा उस पूरे कंटेनर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस रहेगा। ग्रेविटी होता तो नीचे सेटल डाउन होते, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि वो फ्री होंगे मोशन के लिए पूरे कंटेनर में जिसमें गैस को रखा जाएगा। उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, चार्ज तो है नहीं, तो इंटरेक्शन कोई नहीं है उसमें, ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्सन है। तो दे नेवर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अगर उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है तो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। उनमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। जब गैस मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर में होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस होगा, तो इसका मतलब कि वो हर डायरेक्शन में मोशन करेंगे। दे आर मूविंग यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। जब कोलिजन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन द कंटेनर, इन द स्पेस
हर डायरेक्शन में उनका मोशन एक जैसे ही होगा, हर डायरेक्शन में वो मोशन करेंगे। जब कभी वो कोलिजन करेंगे तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब तक कोलिजन नहीं करते हैं तब तक उनका पाथ स्ट्रेट रहेगा। गैस मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा और गैस मॉलिक्यूल्स का इटसेल्फ जो वॉल्यूम होगा वो अगर कंपेयर किया जाए तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। जिस कंटेनर में है उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, यानी वो कोई वॉल्यूम एक्वायर नहीं करते। वो तब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि उनका कोलिजन ना हो। जब वो कोलिजन करते हैं तो तब जाकर के उसमें चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से ही वो फोर्स अप्लाई करते हैं। वो आपस में भी कोलिजन करेंगे। जिस कंटेनर में उनको रखा गया होगा उस कंटेनर के वॉल से भी उनका कोलिजन होता रहता है। तो जब कोलिजन होगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप जानते हैं फोर्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर, नहीं? फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। P इक्वल टू क्या होता है? F बाई A। और प्रेशर वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो उसी प्रेशर का फार्मूला हमको चाहिए। उस फार्मूले के डिराइव करने के लिए ही ये सारे एजम्पशंस लिए गए हैं। इसको लिया था राउल्ट क्लासियस ने, और इसी एजम्पशन को ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहा गया है। तो पहले लिख लीजिए, टू डिराइव द प्रेशर फार्मूला ऑफ गैस, to derive the pressure formula of gas, certain assumptions are taken by Rodolph Clausius, RODULF, Rodolph Clausius, CLAUSIS. Certain assumptions are taken by Rodolph Clausius, RODULF स्पेलिंग है, Rodolph Clausius, CLAUSIS. These assumptions are called kinetic theory of gas. Kinetic theory of gas. नंबर 1। अब अभी पहले में क्या लिखेंगे? उनका शेप क्या है, साइज क्या है? लिखिए, गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, gas molecules are very small in size, similar spherical, कामा लगाते जाइएगा, सिमिलर कामा स्फेरिकल कामा न्यूट्रल एंड परफेक्टली इलास्टिक।
परफेक्टली इलास्टिक। नंबर 2, देखिए, देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting on them due to negligible mass, due to negligible mass। नेक्स्ट लिखिए, नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ब्रैकेट में लिखिए अट्रैक्शन, रिपल्सन तो होगा ही नहीं, अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स in the container is homogeneous। next, volume of gas molecules itself is negligible as compared to whole volume of the container, whole volume of the container, यानी जिसमें गैस है। ब्रैकेट में लिख लो वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या माना जाता है? जिस कंटेनर में रखा गया वही वॉल्यूम। नेक्स्ट लिखिए, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is elastic hence, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, क्या लिखा? हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी होल्ड, काइनेटिक एनर्जी है एंड एनर्जी होल्ड नेक्स्ट लिखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग in all possible direction in the gas, लास्ट लिख लीजिए, ड्यू टू नो इंटरेक्शन
they never passes potential energy, they never passes potential energy, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तभी होगा जब उनमें या तो अट्रैक्शन हो या उसका कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हो कि नहीं, तभी पोटेंशियल एनर्जी होता। तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तो इन्हीं को, ये जो रिजल्ट्स है, इन्हीं को क्या कहा गया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसको लेकर के एक फार्मूला डिराइव किया गया जिसको कहते हैं प्रेशर फार्मूला। तो डेरिवेशन तो बहुत लंबा है उसका, लेकिन लेना क्या है उसमें? लेना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। जिस वाल पर वो कोलाइड कर रहे हैं उसकी एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो हम पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, है ना, हम उसका फार्मूला डिस्कस कर ले कि वो है क्या। पहले थोड़ा सा उसका फिगर देखिए कैसे है। मान लीजिए हमने एक कंटेनर डिस्कस किया। कंटेनर कैसा होगा? 3 डायमेंशनल। कैसा होगा? 3 डायमेंशनल होगा। जैसे रूम है, क्यूबिक होगा, क्यूबाइड होगा, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, या एनी शेप जिसमें गैस कंटेन्ड हो। तो मान लो हमने एक ऐसे कंसीडर कर लिया क्यूबाइड या क्यूब। ये ले लिया। ये मान लो है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। इसमें है क्या? गैस मॉलिक्यूल्स है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म, अभी बताया हूं, है ना। और इनके साइज बहुत छोटे हैं, इनके साइज बहुत छोटे हैं। ये हर डायरेक्शन में मोशन करेंगे, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं, एक्स एक्सिस के अलांग, वाई के अलांग, जेड के अलांग, या और कोई पॉसिबिलिटी होती तो उस डायरेक्शन में भी इनका मोशन होता। तो अगर हमको डिराइव करने का क्या, कैसे क्या रिजल्ट आएगा इससे? मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हमने लिया जिसका मास m है और वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो यहाँ इस वाल से कोलिजन के बाद ये रिबाउंड होगा। ये एक वाल है, आपस में उनका कोलिजन इलास्टिक होगा, वाल से भी उनका कोलिजन क्या रहेगा? इलास्टिक, क्योंकि मॉलिक्यूल इलास्टिक है। तो इसका मतलब कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। जिस स्पीड से वो कोलाइड करेगा उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा। तो जब रिबाउंड होगा, मान लीजिए कोलिजन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और जब रिबाउंड होगा तो वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कितना मोमेंटम चेंज होगा? इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू वी। अगर x डायरेक्शन में मोशन है तो m इंटू वी एक्स, ये इनिशियल है। फाइनल कितना है? माइनस m इंटू वी एक्स, कि नहीं भाई? पहले इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, जब अपोजिट होगा तो वेलोसिटी को निगेटिव लेंगे ना। तो अब वेलोसिटी कितनी हो गई? माइनस वी एक्स। मोमेंटम कितना होगा? माइनस एम वी एक्स। और चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस एम वी एक्स, फिर माइनस फार्मूले में एम वी एक्स, तो हो गया 2m वी एक्स। तो कितना चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया? 2m वी एक्स, जब एक बार कोलिजन किया। अब ऐसे बहुत बार वो एक वाल से कोलाइड करेगा। क्यों? जब यहां से चलेगा तो इधर फिर पहुंचेगा, यहां फिर कोलिजन करेगा, फिर रिबाउंड होगा, फिर यहां पर आकर के कोलाइड करेगा। तो अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करें
तो एक ही वाल्व से 1 सेकंड में वो कई बार कोलिजन कर सकता है। कितना टाइम लेगा कोलिजन में? एक बार इस वाल्व से कोलाइड किया तो यहां से वहां तक जाएगा, वहां कोलिजन करने फिर वापस आएगा, तो तब जाकर के फिर इस पर टकराएगा। तो टाइम पीरियड लेना पड़ेगा कि कितने देर में वो उस पर दोबारा कोलाइड करता है। तो उससे हम क्या निकाल लेंगे कि 1 सेकंड में वो कितना कोलिजन, पहले तो कितना कोलिजन टाइम होगा ऑन वन वाल्व, फिर 1 सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए, फिर 1 सेकंड में कितना चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ बाई वन मॉलिक्यूल, और फिर ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, सबकी वजह से कितना चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और 1 सेकंड में जितना टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम है वही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वही है फोर्स। और जब इस एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर। और वो कितना फार्मूला आता है, वो ये है P = 1/3 m मास ऑफ मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन v इंटू v² बार, ये रिजल्ट है। 1/3 m क्या है, m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, सबका एक ही होगा। अब ये जंक्शन लिया था, सिमिलर है, किसी का मास अलग। अब इस कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो है कैपिटल N, तो वो N है। इसका वॉल्यूम क्या है, वो कैपिटल V है। और v² क्या है, v² है स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वेलोसिटी, और उसके ऊपर बार लगा है, तो बार का मतलब v1² प्लस v2² प्लस v3² डिवाइडेड बाई n, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वो है स्क्वायर मीन। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। लेकिन जब उसका मीन वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर मीन, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो ये स्क्वायर मीन वेलोसिटी है। तो ये लिख दे, ये है प्रेशर फार्मूला, वेयर m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n is the number of molecules, v² bar is the square mean velocity of gas molecules। ये इतना लिखिए। अब ये फार्मूला हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, बताया कैसे निकाला था और उसको हम सीधे लिख रहे हैं। v² का बार है, पहले स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, ये है देखो, v² का मतलब है v1² और v2², जब बार मतलब कि इनके स्क्वायर का सम करें और मीन वैल्यू दें, तो ऐसे। अब ऐसे अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो vn² और डिवाइडेड बाई n, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जान लीजिए। पूरे चैप्टर में इसी से सभी रिजल्ट आएंगे।
इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा, ये निश्चित है। एक तो जो गैस लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर, परफेक्ट गैस इक्वेशन, उससे रिलेटेड। दूसरा प्रेशर से रिलेटेड जो भी फार्मूले डिराइव होते हैं, बहुत सारे हैं। एनर्जी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और उसके बाद सीपी-सीवी का रिलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इन सब से एक क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, जान लीजिए नीट में। क्लियर है? फार्मूला क्लियर है ना? पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। अब इसमें सबसे पहला सवाल होता है कि व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को वर्चुअल वेलोसिटी भी कहते हैं। वर्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। हम एक्चुअल वेलोसिटी किसी एक मॉलिक्यूल का कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मोशन इतना रैंडम होता है। तो इसीलिए हम लोग आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, और उसी आरएमएस वेलोसिटी से बहुत सारे रिजल्ट पूछे गए हैं। तो पहला लिखिए, फर्स्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कैसे डिफाइंड है? यही जो स्क्वायर मीन है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। स्क्वायर मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्यों एक सीट पर 4 लोग बैठे हो? 2 लोग एक पर बैठो। तुम भी आओ आओ ना, दूसरे सीट पर बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? देखो इतना शर्म लग रही है। बाहर जब पढ़ने जाओगे एमबीबीएस में, तब हर काम करना पड़ेगा एक साथ। चलो ठीक है, यहां देखो, P इक्वल टू ये था, P इक्वल टू था 1/3 Nm अपॉन V स्क्वायर बार। अब V स्क्वायर बार है, उसी का रूट चाहिए कि नहीं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वही है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ गैस ले, तो इसको बहुत जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। अगर ऐसे रहे तो Mn अपॉन V, Mn क्या है? टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और V है वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी है। तो पहले उस टर्म में लिख ले, ये है Mn अपॉन V इक्वल टू रो, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस। तो हम P को ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार। तो इससे V स्क्वायर बार क्या आएगा? V स्क्वायर बार 3 यहां मल्टीप्लाई हुआ। हरदम लिखो मत, जब लिख दे तब लिखो, समझो क्या है। पहले 3 मल्टीप्लाई किया P में, तो ये हो गया 3P डिवाइडेड बाई रो, थोड़ा सा चेंज है, तो ये हो गया 3P बाई रो V स्क्वायर। और V आरएमएस क्या है? इसी का स्क्वायर रूट है।
वी आर एम एस ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3p बाई रो। ये है एक फार्मूला वी आर एम एस। लिखिए, अब लिखिए 3p बाई रो, 3 प्रेशर अपॉन डेंसिटी, उसी का स्क्वायर रूट। एक तो एक फार्मूला है, बार बार आएगा। दूसरा हम इसको आर और टी के टर्म में लिखें, टेम्परेचर के टर्म में लिखें, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर सेकेंड इसका लिख रहा है। एक तो ये हो गया प्रेशर के टर्म में, फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो N है वो है Na, एवोगाड्रो नंबर। देन N और M का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा मास इंटू Na, तो ये है मोलर मास, मोलर मास, कैपिटल M लिखते हैं उसको। क्या लिखा जाता है? कैपिटल M। तो ये जो होगा P, ये हो जाएगा 1/3, जो MnA है वो हो जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल V, V स्क्वायर बार। क्लियर है? लिखो मत बार बार, पहले देख लो ये क्लियर हुआ कि नहीं। हमने अभी 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, तो ये हम लिख सकते हैं PV, ये P और V यहां मल्टीप्लाई करें तो ये है 1/3 M V स्क्वायर बार, और PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब ये लिखा देखो PV इक्वल टू RT, यहां 1 मोल हम ले रहे हैं, और N मोल लेते या म्यू मोल लेते तो म्यू RT, तो PV के जगह आप RT लिख दो, RT इक्वल टू 1/3 M V स्क्वायर बार। इससे V स्क्वायर बार क्या आया? 3RT बाई कैपिटल M, 3RT बाई कैपिटल M, और VRMS तब क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर बार, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई कैपिटल M, ये है VRMS। ये दूसरा फार्मूला है, ये बहुत फेमस फार्मूला है, 3RT बाई M। अब इससे बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो VRMS वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस, एंड VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये बहुत बार पूछा गया है। वो फार्मूले के बाद बहुत सारे फार्मूले इसमें निकल करके आएंगे। यहां तक क्लियर है? कहीं दिक्कत? किसके प्रोपोर्शनल है? रूट टी के। तो इसका मतलब अगर किसी गैस का, एक पर्टिकुलर गैस की बात अगर हम करें, जैसे मान लो हम रियल गैस कोई ले लें, तो M तो मालूम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा,
जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसमें कैपिटल एम हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा मोलर मास कि नहीं। H2 है तो 2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम हो जाएगा, ऐसे O2 N2 सबका निकाल लोगे तो m तो फिक्स है। अगर उसी गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो RMS वेलोसिटी भी उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। दूसरा VRMS प्रोपोर्शनल है स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है या स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है। इसको कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैस जो डिफ्यूज होते हैं, जब दो गैसेस को अलग अलग कंटेनर में रखा जाए, उनको एक पतले पाइप से जोड़ दिया जाए तो एक से गैस दूसरे में मिक्स होते हैं, डिफ्यूजन उसको कहते हैं। किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास और डेंसिटी। उसी को अभी बताया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहा जाता है। तो लिखिए हेंस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is inversely proportional to square root of density as well as inversely proportional to square root of molar mass and for given gas VRMS of gas molecules is inversely proportional to नहीं सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज पहला तो ये था VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ और VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√m, और दूसरा ये आया VRMS प्रोपोर्शनल टू √T। कभी कभी एक मास के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर VRMS का रेशियो पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखो। एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो पूछ लिया जाएगा, या एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेज का RMS वेलोसिटीज का रेशियो, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एट रूम टेम्परेचर पूछ लिया। क्वेश्चन नहीं है साहब, तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिए, है ना। अलग अलग गैस होंगे तो सेम टेम्परेचर रहेगा, और एक ही गैस होगा तो अलग अलग टेम्परेचर होंगे। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए रेशियो का। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर? तो
काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मेन पार्ट वो है, लिखिए हेडिंग डालो। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अभी मोल का निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी होता हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, लेकिन एक गैस मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल नहीं सकते। हम क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। कभी एक मॉलिक्यूल का सेपरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। तो एक गैस मॉलिक्यूल का या एक मोल गैस का निकाल सकते हैं। तो पहले एक मोल गैस का देखें, तो हमारे पास एक प्रेशर फार्मूला था, P = 1/3 m n अपॉन v स्क्वायर बार। अभी लिखा था फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये था फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यही फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे 1/3 m n ऑफ Na/v v स्क्वायर बार। तो Na है एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल हो गया तो ये मोलर मास हो जाता है। क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो ये है 1/3 कैपिटल M अपॉन V, क्यों चल नहीं रहा है, V स्क्वायर बार। तो अब एनर्जी क्या होगा? ये है P। एनर्जी और प्रेशर का रिलेशन क्या है? एनर्जी होता हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले तो ये हम लिख दे रहे हैं PV 1/3 m v स्क्वायर बार, या 3PV भी लिख लो। तो इसी को 3PV = m v स्क्वायर बार। 3PV को हम RT लिख सकते हैं, तो 3RT हो गया। ये हो गया m v स्क्वायर बार। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/2 RT = हाफ m v स्क्वायर बार। और हाफ m v स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कितने का? 1 मोल का। तो यही हाँ? 1 मोल का, मॉलिक्यूल का कहाँ है? 1 मोल मास है कैपिटल M ना, 1 मॉलिक्यूल का मास थोड़ा है। तो ये 1 मोल का हुआ, तो ये हो जाएगा K = 3/2 RT, यही K है, 3/2 RT। ये है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो 3/2 RT ये 1 मोल का है। किस पर डिपेंड कर रहा है? T पर। R तो कांस्टेंट है, R क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आया, लिखिए इतना। अब अभी देखो 3/2 आ रहा है। अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को कि वहां तो 3/2 आया था, 3/2 क्यों आ रहा है? अभी आगे जब आप पढ़ोगे
डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब समझ में आएगा कि 3/2 क्यों होता। क्योंकि हमने जो मॉलिक्यूल लिया है कैसा लिया है, बहुत छोटा, माने मोनो एटॉमिक। क्या लिया है, मोनो एटॉमिक, वेरी स्मॉल लिखा था ना। ऐसा नहीं माना कि वो 2 एटम या 3 एटम का कॉम्बिनेशन है, बॉन्डिंग है, ग्रुप है, ऐसा नहीं लिया। जब वैसा लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें एफ भी जुड़ेगा। और आगे है इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वो कहता है कि हाफ kT, अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F/2 kT। अब मोनो एटॉमिक में F = 3, तो वही आया है 3/2 kT। आगे हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों। तो ये एक किसका है, ये एक मोल का है, एक मॉलिक्यूल का नहीं है। हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल। तो मीन या एवरेज, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, हम इसको लिखेंगे के बार। कितने मॉलिक्यूल इसमें हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है कि एक मोल है, कितने मॉलिक्यूल है, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। चाहे जो गैस हो, सब में क्या रहेंगे, वही तो यूनिक नंबर है। मास तो अलग अलग होते हैं गैस के, नंबर उनका यूनिक है, वो एवोगाड्रो नंबर है। तो उसी से डिवाइड करेंगे, ये होगा K/Na। एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, के बार होगा 3/2, तो कांस्टेंट है, R/Na लिख दे इंटू T। R/Na एक कांस्टेंट है, क्या लिखते हैं उसको और क्या कहते हैं, 3/2, नाम बोलो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। उसको के या केबी, स्मॉल के लिखो या ऐसे केबी लिख दे, के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट टी, वेयर केबी = है R/Na = 1.38 इंटू 10⁻, कितना, माइनस, अरे भाई बोलो ना कि नहीं आएगा। R की वैल्यू क्या है, 8.31 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.023 10⁻23, 23 ऊपर ले जाओगे और 8.31 डिवाइडेड बाई 6.02, तो 1.38 10⁻⁻23, इतना है केबी। ये भी नंबर ही है और यूनिट क्या रहेगा, जो आर की यूनिट है, जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन ये है, इज ए कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। लिखिए पूरा,
किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब किसी भी गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी किस पर, किसके प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लिखिए, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस as well as kinetic energy of one molecule of gas as well as kinetic energy of one molecule of gas is proportional to its absolute temperature. Its absolute temperature. देख लिया? अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है गैस मॉलिक्यूल का? अगर टेम्परेचर जीरो हो जाए, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो कब जीरो होगा? जब टेम्परेचर जीरो हो जाए। जब टेम्परेचर जीरो हो जाए तो केवल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी की बात नहीं हो रही है। अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हो तब तो उसमें पॉसिबल है कि एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इंटरेक्शन है ही नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम ट्रांसलेटरी मैक्सिमम ले रहे हैं। हम क्या माने हैं अभी? ट्रांसलेशन, रोटेशन नहीं। लेकिन जब आगे पढ़ोगे, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो उसमें वो जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी वेज हैं कि उनमें काइनेटिक एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उन्हीं को कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी मॉलिक्यूल का या किसी बॉडी में नंबर ऑफ वेज ऑफ मोशन इन विच इट्स एनर्जी कैन बी डिटरमिन। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी या पोटेंशियल, सबकी बात होती है उसमें। तो उसको का नाम दिया गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब गैस की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, हमेशा ये मानेंगे कि उसमें कोई इंटरेक्शन, चाहे रियल गैस की बात कर लो चाहे आइडियल की, तब क्या रहेगा? केवल काइनेटिक एनर्जी। और तब डिग्री ऑफ फ्रीडम में कौन इन्वॉल्व होगा? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, कि नहीं? लिखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखिए, इट डिफ हाँ जीरो होगा हाँ तो एब्सोल्यूट जीरो उसी को तो कहा गया है। यही तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है कि अगर टेम्परेचर जीरो हो किसी बॉडी का तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एब्सोल्यूट जीरो की बात होती है कि एब्सोल्यूट जीरो इज नेवर पॉसिबल। लिखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड बाय, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड बाय number of independent ways in which
A system can have energy it is represented by small f. अब हम अलग अलग मॉलिक्यूल की बात करें कि कितने उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है, तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं मोनोएटॉमिक, पहले तो अगर हम मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, पहला मोनोएटॉमिक गैस, तो अभी जैसे माना था बहुत छोटा होगा, वही है मोनोएटॉमिक। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी अराइज हो सकती है। कैसे हो सकते हैं, यहां देखिए, अगर वो मोनोएटॉमिक है तो इसका मतलब इट इज ए पॉइंट मास, इट इज ए पॉइंट मास। अगर वो पॉइंट मास है तो उसमें कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्जी, अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पढ़ाया गया होगा। तो जब आई ही जीरो है तो काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और दूसरा, इसमें वाइब्रेशनल भी नहीं होगा। वाइब्रेशनल तो तब होता है जब वो किसी दूसरे से अटैच हो, तब वाइब्रेशन होता है उसके कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होगा, केवल ट्रांसलेशन, क्या होगा, केवल ट्रांसलेशन होगा। तो वो कितने ट्रांसलेशन कर सकता है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कर सकता है, या मोशन अलोंग वाई एक्सिस, या मोशन अलोंग जेड एक्सिस। तीनों अलग अलग हो सकते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट अलोंग मोशन, वाई एक्सिस, तो ट्रांसलेटरी मोशन केवल होगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, एफ इक्वल टू होगा 3 ट्रांसलेटरी और प्लस 0 रोटेटरी और 0 वाइब्रेटरी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ओनली 3। कितना होगा, 3। और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केबीटी या हाफ केटी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर मोनोएटॉमिक है तो 3/2 केटी, अभी तो निकाला था, इसीलिए वो आया। कितना होगा, 3। अब दूसरे की बात कर लो, अगर डाई एटॉमिक है, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, एफ की वैल्यू। डाई एटॉमिक है, ऐसे है ना, मान लो यही है, तो कौन से कितने होंगे, ट्रांसलेटरी कितने, 3, एक्स एक्सिस के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग और जेड एक्सिस के अलांग। तो 3 ट्रांसलेटरी हो गया और प्लस रोटेटरी कितना, 2। कौन सा, 2 कौन से होंगे, क्यों लिख रही हो, अभी लिखो मत, ये सब याद रहेगा तुमको, जब देख लोगी समझ लोगी तो बिल्कुल याद रहेगा कि कैसे होता है। 2 कैसे हो सकते हैं, ये जैसे मान लो है हाइड्रोजन गैस ले लो, एक एटम यहां है, दूसरा एटम यहां है, इस सेंटर का न्यूक्लियस यहां पर, इसका न्यूक्लियस यहां पर है। तो वो रोटेशन अबाउट दिस है, दिस एटम ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं, उसमें ये एक्सिस ऑफ, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा
और तब ये रेडियस हो जाएगा, ऐसे मोशन करेगा वो। अब अगर यहां से लेंगे तब भी वही रहेगा, बात तो एक ही होगी, डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। तो अगर H2 मॉलिक्यूल है तो चाहे यहां से एक्सिस लोगे और चाहे यहां से, आई तो एक ही आएगा। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हो गया। दूसरा हम यहां से ले सकते हैं, मिडिल से, जहां उसका सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ एक न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस यहाँ है, दोनों का मोशन होगा, तो ये दूसरा हो गया। अब मान लो तीसरा हम ऐसे ले, ये एक्सिस हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 0 हो जाएगा। तो 3 डिफरेंट वेज में 2 में काइनेटिक एनर्जी होगी, 1 में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और ट्रांसलेशन तो x, y और z, तो 2 ट्रांसलेटरी हो जाएगा और रोटेटरी 0। तो अब ये हो गया 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसमें? डाई एटॉमिक में। तो जो 3/2 kT था वो 5/2 kT हो जाएगा टोटल एनर्जी, कि नहीं? अरे भाई, मोनो एटॉमिक में 3/2 kT था, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5/2 kT हो जाएगा। भाई मोनो एटॉमिक माने एक मॉलिक्यूल है ना, उसमें एक ही एटम है। तो जब एक ही एटम है तो उसमें केवल ट्रांसलेशन होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड, यही 3 हम लेते हैं मोशन का डायरेक्शन, क्या और कोई रैंडम है? 3 लेते हैं। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग हुआ, और उसका रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसी पर तो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ऑन द एक्सिस है। तो आई ओमेगा स्क्वायर माने आई एम आर स्क्वायर होता है ना, तो आर ही 0 है। आर क्या है? जैसे यही मॉलिक्यूल है, मान लो ये मॉलिक्यूल हुआ, अब यही एटम है, मोनो एटॉमिक में एक ही है, तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यही सेंटर है ना, तो R इक्वल टू 0 है। मास तो इसका है, लेकिन आई क्या होता है? एम आर ओमेगा एम आर स्क्वायर, तो एम इंटू 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है तो काइनेटिक एनर्जी होता हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? 0। और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी केवल होगा उसमें, और वो डिफरेंट एक्स, वाई और जेड। तो इसीलिए मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 3। अब डाई एटॉमिक की बात करो। हाँ, कौन आर? एक ही पार्टिकल है ना, तो कहाँ रिलेशन है? एक ही पार्टिकल का अपने से कौन रिलेशन होगा? रिलेशन हमारा तुम्हारा होगा ना, माता पिता का होगा, पिता पुत्र का होगा, पिता पुत्री का होगा, भाई बहन का होगा। भाई भाई का क्या? भाई तो अपना सेल्फ का भाई, तो भाई का भाई हो सकता है ना, अपने का ही थोड़ा होगा कोई। रिलेशन माने अलग अलग होता है। H और Cl में रिलेशन है, CO2 में रिलेशन है, COO वो रिलेशन हुआ ना, HH CL क्लियर हुआ? तो उसमें एक ही है, तो कहाँ रिलेशन है? वो 0 है। क्लियर हो गया? अब डाई एटॉमिक में क्या है? ट्रांसलेटरी तो 3 सब में होंगी, ट्रांसलेटरी 3 सब में है। ये पूरा मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा मोशन कर सकता है। दूसरा, इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब मान लो यहां से लोगे तो यही होगा, अलग होगा ही नहीं है। तीसरा ये भी ले सकते थे, लेकिन इसी पर सेंटर ऑफ मास है, तो आई 0 होगा। तो डिफरेंट वेज में क्या आया? 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेटरी, वाइब्रेटरी नहीं होता। अब ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक ले, मान लो जैसे ट्राई एटॉमिक लिया, तो ट्राई में ये है, ऐसे 3 है मान लो, या ऐसे भी हो सकते हैं।
लीनियर और नॉन लीनियर, यही तो हो सकते हैं। तो 3 तो ट्रांसलेटरी होगा ही, ट्रांसलेशन तो होगा ही 3 डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड। अब रोटेटरी कितना हुआ, यहां देखो, अगर मैं जैसे CO2 है तो यहां C है, इधर वो है, इधर वो है, तो कम होगा कि नहीं? अगर अलग अलग होगा तो ज्यादा होंगे, क्योंकि तब नंबर ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, डिफरेंट नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगी। जैसे मान लो CO2 है तो यहाँ वो है, यहाँ C, यहाँ वो, तो एक एक्सिस से हुआ, तो ये वाला वही होगा जो इसका है। अब एक एक्सिस ये हुआ यानी बीच से, और एक एक्सिस ये हो गया, तो कम से कम 3, कम से कम 3 होंगे। अब अगर ये नहीं लिया जाए तब 3 होगा, तो 3 ट्रांसलेटरी और प्लस 3 रोटेटरी। अब मान लो ये नॉन लीनियर है तो एक ये हो सकता है एक्सिस, एक ये हो सकता है, डिफरेंट होने पर एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर मान लो सिमिलर है तो जो ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, तो एक ये होगा, एक ये होगा कि नहीं? जैसे एक यहां से हो गया तो वही इससे भी होगा, वही इससे भी होगा। और एक ये ले सकते हो ऐसे, एक यहां से और एक अलग अलग, एक तो इसके नॉर्मल प्लेन के ऐसे, तो तीनों मॉलिक्यूल मोशन करेंगे। कैसे? पंखा है, पंखे में 3 मान लो, एक एटम यहां, एक एटम वहां, एक एटम यहां, तो एक सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है, तो एक हो गया। दूसरा यहां जहां ब्लेड है यहां पर ले लो कि नहीं, एक ये हो गया, तो तीनों वही होंगे, चाहे यहां से ले, चाहे यहां से ले, चाहे वहां से ले। दूसरा हम एक को एक्सिस मान ले तो 2 का मोशन होगा, 2 अलग अलग मोशन करेंगे कि नहीं? तो इस तरह से अलग अलग, एक तो नॉर्मल हो गया और कम से कम 3 और होंगे, तो कम से कम 4 हो जाएंगे, तो होगा 7, 3 + 4 या 3 + 6। तो ये आपको जब एग्जाम में दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा कि कितने मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है और तब उसकी कितनी CP है, कितना CV है, कितना गामा है, ये सब कैलकुलेट करना है। तो इनके लिए या तो F = 6 और 7 होगा, 6 और 7, या तो 6 होगा या कुछ कुछ में किसी किसी मॉलिक्यूल में 9 तक हो सकते हैं, 9 तक, 9 तक भी हो सकते हैं। जैसे मान लो जैसे CH4 है, उसमें तो H सब 4 अलग अलग सेम है, लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल होता जिसमें अलग अलग होते, तब एक C होता, एक Cl होता, एक H होता, एक F होता, ऐसे ऐसे होते, तो सबके अबाउट अलग अलग आ जाता। तो मैक्सिमम 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं होता है। क्लियर हुआ कुछ? डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कि कितनी तरह से अलग अलग, कितनी तरह से किसी मॉलिक्यूल में उसके मोशन की वजह से एनर्जी अराइज हो सकती है। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? आप कितने लोगों से स्वतंत्र हो इधर उधर आने जाने के लिए? माता पिता हैं तो 2 लोगों से, आप 2 लोगों से परमिशन ले लो, चले जाओ। दादा दादी भी हैं, माता पिता कहे चले जाओ मेला, दादा कह रहे नहीं मेला ना जाना, वहां बड़ी भीड़ होती है, तो अब 3 हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम घट गया। दादी है तो दादाजी कहे अच्छा दादी से पूछ लो, तो अब 4 हो गए। बड़ा भाई है, अच्छा भैया से भी पूछ लेना तो यही है, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्लियर हुआ? इसमें जितने मॉलिक्यूल अलग अलग बढ़ते जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, अब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम घटेगा। चलिए अगले दिन फिर आगे। हाँ, लीनियर के लिए 7 लेते हैं मैक्सिमम, लेकिन कब? जब डिफरेंट होंगे तब।
तब क्या होंगे 7। अब अगर सेम है CO2 में 6 होगा, CO2 अगर है तो 6 ही होगा, क्योंकि उसमें O सेम हो गए, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन इसीलिए कहा गया है, तो CO एक ही बनेगा रिलेशन, इंडिपेंडेंट। अगले दिन इसको फिर लिखवा देंगे, ठीक। एनर्जी का पार्ट इसमें है, और अलग अलग मोशन में क्या रिलेशन है, 6 या 7? ऐसे वही तो जोड़ा गया, 3 + 3 + 1 1। और अगर नहीं है अलग है, क्या दिया है पॉली एटॉमिक के लिए ना।